अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14.2 के साथ हम हाजिर। ये चैप्टर 14 का सेकंड लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये बात की थी कि लाइट जब मीडियम चेंज करती है तो अपनी पाथ से हट जाती है, जिसकी वजह से उसके एंगल्स में चेंज आती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में चेंज होता है। इन से रिलेटेड हमने एक टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंट्रोड्यूस की थी और उसके हमने दो फार्मूला पढ़े थे। एक तो ये कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तो कैलकुलेट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या तो ये फार्मूला यूज़ किया जाता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये किसी भी मीडियम के लिए हम यूज़ करते हैं तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाता है। तो वेलोसिटी की प्रैक्टिस हमने लास्ट टाइम कर ली थी। आज हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि अगर जो एंगल्स गिवन हो अगर मीडियम में लाइट के, तो फिर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखें, अगर मैं आपकी बुक आपके सामने रखूं तो इस बुक में ये है 14.2। ये न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्ड है, सॉल्व एग्जाम्पल। पेज नीचे आपको नज़र आ रहा है 283 इसका पेज है। इसमें लिखा है दी लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 45 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज 2.42। परहैप्स मेरे जहन से उतर गया है कि लास्ट टाइम हमने ये किया है या नहीं किया है। कर लिया है तो कोई हर्ज नहीं है, एक दफ़ा फिर कर लीजिएगा। और अगर आप सबमिट कर चुके हैं तो दोबारा सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं किया है तो आज के असाइनमेंट में आपने ये वाला न्यूमेरिकल पहले लिखना है, इसको पूरा, इसको लिखने के बाद इसका सोल्यूशन करना है। तो देखें, मैं अगर डेटा बनाऊं, ये है एग्जाम्पल 14.2, ठीक। और इसमें ये देखें, मेरे ख्याल में ये बहुत करीब होने की वजह से जूम में थोड़ा सा इशू आ रहा है। देखें, बार बार ये ब्लर हो रही है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली करीब में जो फोकस है वो थोड़ा मुश्किल होता है कैमरे के लिए ना। तो ये मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया और शायद अब ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, कह रहे हैं लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू डायमंड विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये तो उसने खुद बता दिया ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है 45 डिग्रीज। एंड दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो है कि कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमने कैलकुलेट करना है। ये उन्होंने बता दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42। ये सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसी वजह से शायद डायमंड बहुत ज़्यादा महंगा होता है और इसकी क्वालिटीज़ बाकी मटेरियल से डिफरेंट होती हैं। सोल्यूशन जब आप करेंगे तो आप पहले तो फार्मूला लिखेंगे कि n इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल R। अच्छा, अब जब n मालूम करना होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन एंगल R इधर आ जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा ये मल्टीप्लाई इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे सिर्फ बच गया साइन ऑफ एंगल I। अच्छा, अब मैं n उधर ले जाता हूँ तो साइन ऑफ एंगल R इधर बच जाएगा, साइन ऑफ एंगल I एज इट इज़ आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब वैल्यूज़ अगर रख दें तो साइन ऑफ एंगल R इज़ इक्वल टू साइन ऑफ एंगल I कितना है, डेटा में आप देखें तो 45 डिग्री ये गिवन है यहाँ पर। इस वैल्यू को आप यहाँ रख दें 45 डिग्री। n की वैल्यू है 2.42। कैलकुलेटर से साइन ऑफ 45 की वैल्यू कैलकुलेट लेकर यहाँ लिखें, उसे डिवाइड करें 2.42 से, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा वो इस जगह आएगा। साइन ऑफ एंगल R आ गया इस वैल्यू के बराबर, जो डिवाइड होकर यहाँ से आएगी। और एंगल R मालूम करने के लिए साइन उठा के लेफ़्ट से राइट पे लेके जाएंगे तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगी कैलकुलेटर में इसका साइन इन्वर्स निकाल देंगे तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है,
और गिवन है आपके पास, इसलिए मेरे इल्म में है कि यहाँ ये वैल्यू आती है। इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद, अच्छा ये sin 45 ये वैल्यू होती है 0.707 और ये 2.42 नीचे आएगा। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये शायद 0.2922 आता है, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। उसका भी साइन इन्वर्स निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है साइन ऑफ एंगल आर की। तो ये तो हम उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं जिसमें हमें एंगल्स गिवन हो। ऐसे ही आपकी बुक में एंड पर एक न्यूमेरिकल गिवन है इसी टाइप का, और मैं पहले आपको दिखा दूं कि वो क्या है, फिर उस न्यूमेरिकल को हम देख लेते हैं। ये पिछली दफ़ा जो दोनों न्यूमेरिकल्स आपको दिखाए गए थे उसमें स्पीड ऑफ लाइट दी गई थी, और अब यहाँ देखें, अगर ये मैं जूम कर सकूं, ये देखें, light travels from air into water whose index of refraction is 1.33. If the angle of incidence is 40 degree, what is the angle of refraction? सेम जैसा वो क्वेश्चन आप करके आए हैं अभी, ये बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है। अगर मैं इसका डाटा बनाऊँ, ये क्वेश्चन नंबर 14.3 है आपकी बुक के एंड पर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये है प्रॉब्लम 14.3। अच्छा, हम जब फिज़िक्स में EX लिखते हैं तो इसका मतलब एक्सरसाइज नहीं बल्कि एग्जाम्पल्ड होता है। एग्जाम्पल्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होती हैं आपकी ना बुक में। तो प्रॉब्लम जब आप करें तो PR लिखें, यानी प्रॉब्लम लिखें, इससे पता चलेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं। तो ये 14.3 प्रॉब्लम नंबर है पेज 316 पर। आपने बुक पे देखकर वहाँ से पहले प्रॉब्लम लिखना है पूरा, और प्रॉब्लम लिखने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन करना है। तो मैं इसे जूम आउट कर दूं क्योंकि ये ब्लर्ड तस्वीर देता है थोड़ा। अच्छा, ये अभी भी हो रहा है, मैं थोड़ा इसको और ऊपर ले लूं ताकि ये नज़र आए आपको, क्योंकि बार बार ये जूम कर रहा है कैमरा और इससे हो नहीं रहा है। अच्छा, अब ये मुझे थोड़ा सा, अच्छा ये बार बार कर रहा है और इससे क्यों नहीं हो रहा है ये। अच्छा, ये अभी भी, हाँ अब थोड़ा क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये देखें कि लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर हुज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 1.3। वाटर का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन होता है 1.33 और ये कांस्टेंट है, आपने याद रखना है इसको, ठीक है। और इसके बाद इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ये गिवन है 40 डिग्री, तो बताओ एंगल ऑफ आर क्या होगा। तो जब एंगल्स गिवन हो तो फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला, यानी साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो साइन ऑफ एंगल आर इक्वल आएगा साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय एन। और अब इसमें वैल्यूज़ रख देंगे, तो साइन ऑफ एंगल आई का मतलब है 40 डिग्री, एन की वैल्यू 1.33 गिवन है। अब बाकी का काम आपने कैलकुलेटर से करना है। यहाँ एक आंसर आ जाएगा, साइन ऑफ 40 निकालेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको 1.33 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसे यहाँ लिख देंगे। और उसके बाद एंगल आर मालूम करने के लिए साइन इक्वल के राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये जो भी वैल्यू होगी इसका साइन इन्वर्स निकाल देंगे, तो हमारे पास यहाँ एंगल आर की वैल्यू डिग्रीज में आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका सोल्यूशन करना है, और ये से आपने लिखना है बाकायदा, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे लिखिएगा और फिर मुझे आपने सबमिट करना है असाइनमेंट के तौर पे, तो फिर आपकी मैं अटेंडेंस मार्क कर सकूंगा, ठीक है। ये तो था हमारा थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें दो तरीके के न्यूमेरिकल्स होते हैं, दो तरीके के फॉर्मूले होते हैं। एक में एंगल गिवन होता है और एक में क्या गिवन होता है, एक में एंगल गिवन होता है, एक में स्पीड या वेलोसिटी गिवन होती है। अच्छा, अब एक टॉपिक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये थोड़ा सा हम डिफाइन कर लें तो फिर इससे हम आगे जा सकेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अगर कोई बच्चा इस तरह मुतवज्जो है, हम चैप्टर तो रिफ्रैक्शन का पढ़ रहे हैं, ठीक है।
रिफ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ते हुए रिफ्लेक्शन की बात आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके जहन में हो, कल जब हम बात कर रहे थे तो मैं वो पेज देख रहा हूँ जिस पे हमने वो वाला लेक्चर किया था, पता नहीं शायद वो है कि नहीं है। अच्छा, वो इस वक्त नहीं है, तो हम ज़रा सी बात कर लें जो हम प्रीवियसली कर रहे थे। देखें, हमने प्रीवियसली ये पानी का एक रफ सा इमेज बनाया था, और मेरी आपसे ये बात हुई थी कि अगर फ़र्ज़ करें कि लाइट रे आती है तो ये जो मीडियम है एयर, इसे आप कह सकते हैं रेयर मीडियम, ठीक, और ये है रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब हल्का मीडियम, और पानी जो है मुकाबलतन ये कहलाता है डेंसर मीडियम, यानी कि गाढ़ा मीडियम। अच्छा, ये है पानी, इसमें मछलियाँ वगैरह तैरी। अच्छा, जब ये मीडियम चेंज होता है तो लाइट जिसको आना चाहिए था स्ट्रेट पाथ में, वो स्ट्रेट नहीं आ पाती है, ठीक है, वो बेंड हो जाती है थोड़ी सी। और फिज़िक्स में कहते हैं कि जब ये जो लाइन है, ये वाली, ये जो मैंने लगाई है, ये इसे कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नॉर्मल बनाया। ये जो लाइट आती है ऊपर से, ठीक है, जब ये मीडियम चेंज करती है तो अगर ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आए तो ये इस नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, यानी जाना तो इसको इधर था लेकिन ये झुक गई है अंदर की तरफ। अच्छा, और अगर इसका उल्टा सोचें कि इसी पानी में, ये पानी है, ठीक है, और इस पानी में यहाँ आप लाइट रे रख देते हैं, ये फ़र्ज़ करें कि यहाँ कोई टॉर्च वगैरह है, बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब में से रेज़ आ रही हैं। अगर ये बल्ब की रे आती है बाहर, तो ख़ासियत ये है कि जब रोशनी, अच्छा ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ, ये 90 डिग्री मैंने ड्रॉ कर दिया। जाना था इस लाइट को स्ट्रेट सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जाती, थोड़ा सा ऐसे चली जाती। क्या हुआ ये कि लाइट जब डेंसर, यानी कि पानी, ये H2O है और ये एयर है, जब लाइट डेंसर मीडियम से यानी गाढ़े मीडियम से बाहर जाती है तो क्या होता है कि ये अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है, ठीक। अच्छा, क्या बात हमने की है ऊपर, क्या इस्टेब्लिश किया हमने कि, अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार ये जूम क्यों नहीं हो रहा है सही। अच्छा, शायद अब सही हो गया। मैं असल में इसका बल्ब ऑन कर रखा था जिसकी वजह से थोड़ा मसला हो रहा था शायद। हाँ, अब ये सही है, ठीक है। तो बहरहाल तस्वीर थोड़ी सी ब्लर आ रही होगी क्योंकि मैं जिस रुख पर बैठा हूँ वहाँ से मेरा रुख चेंज होना आसान नहीं है। तो आए भाई, अब हम बात क्या कर रहे थे कि अगर रोशनी हल्के मीडियम से भारी मीडियम में आए तो ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और अगर ये डेंसर मीडियम यानी गाढ़े मीडियम से हल्के मीडियम में आए, यानी पानी से एयर में जाए, तो ये अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम डिफ़ाइन करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि ये पानी है, ठीक। अच्छा, पानी से ऊपर ये एयर और ये नीचे ये पानी, ठीक। अच्छा, अब इस पानी में यहाँ कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इस बल्ब से एक रे ऑफ लाइट आती है, ये, ठीक। अच्छा, ये जब मीडियम क्रॉस करेगी तो इसे जाना है सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी, क्योंकि अभी हम इस्टेब्लिश करके आए ना कि जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, यानी जो इसकी जगह थी उसके मुकाबले में थोड़ा दूर हट गई। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, ये दूसरी रे, यहीं से एक दूसरी रे आ रही है, ठीक है, और ये पानी, ये मीडियम चेंज हो गया यहाँ, तो इसको जाना तो ऐसे था, इसके मुकाबले में थोड़ी बैंड हो जाएगी, ये थोड़ी ऐसे बैंड होगी, क्योंकि असल पाथ से तो थोड़ा नीचे ही बैंड होगी ना ये, तो जितना ये बैंड हुई है ये उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा बैंड हो जाएगी। अच्छा, अब ये तीसरी रे आ रही है,
ठीक। और अब क्या होगा, इसको जाना था इधर, लेकिन ये बैंड हो गई इस तरफ। ये महसूस कर रहे हैं कि क्या हुआ है? तो ये लाइट नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल लकीर हम लगा रहे हैं, इससे बैंड होके इसका एंगल कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये जो एंगल होता है, अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे वाला, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तीसरे वाला। तीन रेज बनाई है ना, तो तीनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट है। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या खासियत है कि इसके लिए जो एंगल आर है उसकी वैल्यू क्या है, एंगल आर ये है 90 डिग्री, और एंगल आई मुझे पता नहीं है। ठीक है, ये जो एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री होती है, इसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अगर मैं आपको कहूँ डिफाइन क्रिटिकल एंगल, तो क्या लिखेंगे आप, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ गई? ये है क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। अब मुझे आप ये बताएं कि इसके बाद अगर ये एक और रे ऑफ लाइट जाए, तो आप देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल, फ़र्क क्या है कि अगर ये 30 डिग्री का एंगल था तो ये इससे ज़्यादा ही होगा, ये 35 का होगा। अगर ये 35 है तो इससे आगे वाला इससे ज़्यादा ही होगा, वो 90 डिग्री आ गया। अब इसके बाद वाला एंगल 90 से ज़्यादा होगा, यानी ये 90 का है तो इसके बाद वाली जितनी रेज होंगी उसका एंगल 90 से ज़्यादा होगा। और 90 से ज़्यादा भाई 90 क्या है, ये नॉर्मल और ये वाटर, ये 90 डिग्री है। 90 से ज़्यादा 91 डिग्री भी अगर होगा तो इस तरीके से ये एंगल बनेगा इस तरफ। तो रे ऑफ लाइट, ये जो बल्ब है इसकी जो रे यहाँ आएगी वो बजाय पानी से बाहर निकलने के पानी के अंदर ही वापस आ जाएगी, और इसके बाद वाली जो रेज होंगी उसमें भी यही प्रोसेस होगा, यानी सारी रेस पानी के अपने अंदर ही आ जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि आफ्टर द क्रिटिकल एंगल, यानी क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट रे इज अनएबल टू एस्केप फ्रॉम द मीडियम। ये जो लाइट रेज हैं इनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि ये इस मीडियम से बाहर निकलें। ये कहाँ जाती हैं, ये वापस अंदर ही आ जाती हैं। ऐसी सूरत में ये जो लाइट रेज अंदर आ रही हैं इस किस्म के रिफ्लेक्शन, तो ये रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, यानी रिफ्रैक्शन में तो मीडियम चेंज हो जाता है ना, जिसमें लाइट बाहर चली जाती है, तो मीडियम चेंज नहीं हो रहा, यानी रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, वापस आ रही हैं उसी मीडियम में, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसे केस में इस किस्म के रिफ्रैक्शन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, आफ्टर क्रिटिकल एंगल लाइट रेज आर unable to escape from the medium. Instead, they are bounced back in the same medium. This phenomena is called total internal रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट रेज जब मीडियम से बाहर निकाली जाती हैं तो बाहर निकलती हैं, और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती हैं तो उनका एंगल बड़ा होता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लाइट रेज उस ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर नहीं निकलती बल्कि वापस उसी में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो एक रफ सी डायग्राम ये बनाने की कोशिश करनी है।
नहीं बने तो छोड़ देना है इसको, कोई बात नहीं है, सिर्फ ये डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। तो आपके असाइनमेंट में आज क्या है, वो 2 न्यूमेरिकल जो जिनकी मैंने बात की है, न्यूमेरिकल लिखना है पूरा, उसके बाद उसका सोल्यूशन पूरा करना है, फिर वो जो एक्सरसाइज में से मैंने न्यूमेरिकल किया है उसको भी पूरा लिखना है, फिर उसका सोल्यूशन करना है। इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेडिंग डालनी है और उसमें ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। आफ्टर क्रिटिकल एंगल लाइट रेज आर अनएबल टू escape फ्रॉम द मीडियम, इंस्टेड दे आर बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और घर पे अगर आपके पास लेज़र लाइट है तो ये डायग्राम बनानी नहीं है, ये मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि आपको मैं ये एक्सपेरिमेंट सिखा सकूँ। आपने पानी में गिलास में पानी लेना है, ये पानी है यहाँ तक भरा हुआ, ठीक है। यहाँ पे आपने लेज़र लाइट रखनी है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से जब आप लेज़र लाइट डालेंगे ना तो लेज़र लाइट ऐसे बेंड होती हुई आपको नज़र आएगी। आपने इस लेज़र लाइट को ऊपर और नीचे थोड़ा ऊपर करके ना, जैसे अगर ये लेज़र लाइट रखी हुई है तो इसका एंगल चेंज करना है। जैसे यहाँ मैंने रखा हुआ है यूँ और यूँ, जब आप ये एंगल चेंज करेंगे तो आप देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये लेज़र लाइट बाहर निकलने के बजाय रिफ्लेक्ट होकर यहाँ कहीं पड़ रही होगी नीचे। इस प्रोसेस को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद अब एक डेफिनेशन और क्रिटिकल एंगल की लिखनी है। क्रिटिकल एंगल, इस एंगल को जाहिर करते हैं थीटा सी से। थीटा तो एंगल होता है और सी फॉर क्रिटिकल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस for which angle of refraction is equal to 90 degree is called critical एंगल। अच्छा, आपको पता है हर मीडियम का ना क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। पानी का क्रिटिकल एंगल डिफरेंट है, यानी अगर मैं कहूँ कि पानी का क्रिटिकल एंगल मुझे पता हो, यानी अगर 45 डिग्री है, फ़र्ज़ करो पानी का क्रिटिकल एंगल अगर 45 डिग्री है, तो अब 46 डिग्री के एंगल पे जब लाइट उसमें इंसिडेंस करवाएंगे ना तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी लाइट पानी से बाहर नहीं निकलेगी बल्कि वापस अंदर आ जाएगी। हीरे का भी एक क्रिटिकल एंगल होता है, गिलास का एक क्रिटिकल एंगल होता है, हर मीडियम का एक ना एक क्रिटिकल एंगल होता है। तो असाइनमेंट आपने समझ लिया है, 2 न्यूमेरिकल करने हैं आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हेडिंग डालनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, क्रिटिकल एंगल की हेडिंग डालनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। बस आज के लिए इतना ही। मैं असल में चाह रहा था कि मैं थोड़ा स्लो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लूँ, टाइम हमारे पास बहुत है, तो फिर मैं थोड़े बड़े और भारी कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस करूं। थैंक यू बेटा, ये आज के लिए काफ़ी है। आपने इसके बाद क्या करना है कि दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद उसका पीडीएफ जब आप बनाते हैं तो फिर उसे कंबाइन भी कर लिया करें ना, 3-4 इमेज जो आपके बनते हैं तो आप उन्हें मर्ज कर लिया करें। CS जो यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, कैमरा स्कैनर कहते हैं इसे, CS। तो CS अगर आप डाउनलोड करेंगे ना तो जब आप इमेजेस बना लेते हैं तो उसके बाद उसमें शेयर का एक ऑप्शन होता है। शेयर से पहले आप उसको बाकायदा एक फ़ाइल PDF फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सारे इमेजेस एक फ़ाइल बन जाएँ। तो एक फ़ाइल बना लेने से ये होता है कि मुझे चेक करना ईजी होता है, क्योंकि एक ही इमेज आपको शेयर करना पड़ता है, ठीक है। इस फीचर को एक दफ़ा आप देखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये क्योंकि अब ये लेक्चर आपका वेडनेसडे को आज हो रहा है, तो कल अब मेरे जहन में नहीं है कि आपकी क्लास है या नहीं। अगर कल का दिन आपका ऑफ है क्लास के हवाले से तो मैं इस असाइनमेंट को कल तक का टाइम दे दूंगा, वरना आज ही रात 12 बजे तक का टाइम दे दूंगा। तो पूरे दिन में जिस वक्त भी आपके लिए मुमकिन हो आप लेक्चर वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।